Now, if I talk about corporate veil, the principle of corporate veil is very important because usually जो कोर्ट्स हैं वो ये प्रिंसिपल फॉलो करती हैं जब भी उनके सामने कोई डिस्प्यूट आता है कंपनी विजा विज मेंबर्स का। यूजुअली कंपनी विजा विज मेंबर्स का या कोई भी डिस्प्यूट अगर कंपनी के अगेंस्ट भी आता है तो उसमें भी वो यूज करते हैं। बेसिकली कॉर्पोरेट वेल है क्या, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म ही है। जब हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी तो हम ये बोलते हैं कि जो कंपनी है वो अलग है, मेंबर्स हैं वो अलग हैं, डायरेक्टर्स हैं वो अलग हैं। लेकिन दैट मीन्स देर इज अ वेल इन बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। Before I proceed further, I thought I'll just ask you one small question. Who do you think is the owner of the company? Is it the director or the member? मैम मेंबर्स। मेंबर्स, यस। तो बेसिकली हमारा जो अभी का कंसंट्रेशन रहेगा वो कंपनी विजाविस मेंबर्स के लिए रहेगा। तो कॉर्पोरेट वेल की जो थ्योरी है, यहाँ पर आप देखिए कि कॉर्पोरेट वेल को रिकॉग्नाइज करता है कंपनी लॉ जब वो ये बोलते हैं कि भाई कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट जहां पर कंपनी अपने मेंबर्स से अलग है। यानी ए, बी, सी, तीन लोगों ने अगर मिलके, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ही बनाई है, तो भी ये कंपनी अलग है और ये तीनों मेंबर्स अलग हैं। सो देर इज अ वॉल इन बिटवीन, देर इज अ कर्टन इन बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। हाउएवर जो कोड्स हैं कई बार दे में बी कंपेल्ड टू रिमूव दिस कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, तो इसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे केसेस इस टॉपिक के आते हैं। कई बार तो स्ट्रेट वे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में कोर्ट्स को कॉर्पोरेट वे लिफ्ट करना पड़ता है। और कई बार वो जो केसेस हैं वो आपसे पूछते हैं जिनकी वजह से ये पॉइंटर्स बने हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट वेल थ्योरी ऐसा मैं बोलूंगी कंपनी लॉ में कोई चैप्टर है या कोई सेक्शन है ऐसा नहीं है। बट द फैक्ट दैट इट इज रिटन इन द कंपनी लॉ दैट अ कंपनी इज अ एंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, दैट इट सेल्फ नेसेसिएट्स दिस। एंड जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लॉ बनने से पहले बहुत सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बन चुके थे, हो चुके थे, जिन्होंने इस लॉ के बेसिक प्रेमिस को सेट डाउन करा था। तो सेपरेट एंटिटी उसी में से एक है। तो जब हमने सेपरेट एंटिटी को रिकॉग्नाइज करा तो हम इस बात को भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि कब हमें सेपरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड करना है। ठीक है, तो अभी कॉर्पोरेट बिल कहता क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो आपके शील्डेड होते हैं फ्रॉम द लाइबिलिटी विच इज कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शंस। यानी जिन कामों के लिए कंपनी लायबल होगी उन कामों के लिए कंपनी ही लायबल होगी, मेंबर्स लायबल नहीं होंगे। लेकिन क्या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेंबर्स लायबल हो? हमारा सवाल ये आता है। तो ये कोर्ट्स के सामने कई बार मैटर आए और जनरल, अगर मैं बोलूं जनरल लॉज के अंडर और कंपनीज एक्ट के अंडर अलग अलग हमने इनको ऑब्जर्व करा है। और बेसिकली ये जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कई बार डिसरिगार्ड करती हैं कोर्ट्स। अगर तो कोई सेक्शन की रिक्वायरमेंट ऐसा कहता है तो करती हैं, या फिर जब उनको लगता है कि कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट ऐसा पहले हो चुका है उसके जैसा सेम केस उनके पास आ रहा है। तो ये जो फॉलोइंग एग्जांपल्स लिखा है मैं वहां से अब स्टार्ट कर रही हूँ। और उससे ऊपर ये ध्यान दीजिएगा कि ओनली इन appropriate circumstances the courts are willing to live the corporate way, and that too when questions of control are involved rather than merely a control of ownership। तो जब हम मालिक कौन है ये जानने के लिए कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के कॉन्सेप्ट में फिर से जरूरत पड़ती है। बट ऐसा है कि जब कॉर्पोरेट वेल आज की डेट में अगर हम बोलें तो ज्यादा हम इसलिए लिफ्ट करते हैं क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कुछ साल में हमने देखे हैं जहां पर एक कंपनी ने बहुत सारी 200 400 सब्सिडरीज बना ली, फिर उनकी आगे सब्सिडरीज बन गई, फिर वो डायरेक्टर्स जो दूसरी तीसरी चौथी सब्सिडरी के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पहली सब्सिडरी में करा रहे हैं। और इस तरह से वो फ्रॉड वगैरह बहुत क्राफ्टली करते हैं जिससे मिनिस्ट्री के हाथ में समझ नहीं आता कि करा किसने है। So that is why who is controlling the functioning of the company is to be ascertained sometimes to know who committed the fraud. And for that purpose, we might need to live the corporate veil. So let us see the first case which is given here. कि when we need to live the corporate veil, the first is when we need to determine the character of the company. That is to find out whether it is enemy or friend. देखिए इसमें सीधा पहले केस से समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंपनी हमारी दोस्त
है या दुश्मन है, मतलब वो उस देश से तो नहीं डील करी जो हमारा दुश्मन देश है। दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। यहाँ पर एक केस इंपॉर्टेंट है और इनके केसेस के नाम आपको याद करने होंगे विद स्पेलिंग्स। जैसे पहला केस आप देख पा रहे हैं, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। इसमें जैसे जो कंपनी है, पहले इसका जो लैंग्वेज एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको केस समझाती हूँ। रीड द फुल वन फर्स्ट पॉइंट, देन आई एक्सप्लेन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको भेज रही हूँ बुक से, ठीक है? जब तक आप बेशक सेकंड भी पढ़िएगा। गिव मी अ सेकंड। मैं आपको 2 मिनट में भेजती हूँ ये केसेस, ठीक है? थोड़ा सा वो उसमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये पहला जो केस था, अब इसको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। उसको थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा, पेजेस ऊपर नीचे हैं। देखिए, डेमलर वाले में जो केस था, एक तो नाम याद रखिएगा, पहले मैं जो लैंग्वेज है वो बता रही हूँ। इफ द public interest is not likely to be in jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell, but it may rent the bail for ascertaining whether a company is an enemy company। देखिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है? ए लिमिटेड एक कंपनी है और उस कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है? मान लीजिए ए लिमिटेड में, ये ए लिमिटेड है, इसमें ये 3 लोग डायरेक्टर हैं, राइट? ये ए लिमिटेड जो है, लेट अस से ये यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है? ये ए लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ठीक है? और ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं, ये आपके जर्मन रेजिडेंट्स हैं, राइट? अब ये यूके वाली कंपनी, मान लीजिए, अभी के लिए मैं फिलहाल मान के चल रही हूँ अमेरिका के साथ डील कर रही है, इंडिया के साथ, ठीक है? मान लीजिए इन्होंने इंडिया के साथ डील करा, और ऐसा सिनेरियो है, कोई वॉर का सिनेरियो है, जहां पर इंडिया जो है जर्मनी के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहा, ठीक है? तो देखा जाए तो जर्मनी अदरवाइज इंडिया का इस टाइम के लिए ट्रेडिंग एनिमी है। सिंप्लीफाई कर रही हूँ, फैक्ट्स में कंट्रीज का नाम चेंज होगा जब आपको मिलेगा। पर आप ये समझिए कि एक कंपनी जो है, जो यूके में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन करीब 3 जर्मन रेजिडेंट्स ने है, ठीक है? उन्होंने जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और इस कंपनी ने जब इंडिया के साथ डील करनी चाहिए, तो कंपनीज के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने मना कर दिया ये बोलकर कि ये हमारी एलियन एनिमी कंपनी है, हम इसके साथ डील नहीं कर सकते। और जब ये सवाल आया कि भाई ये तो यूके में इनकॉर्पोरेट हुई, तो जहां कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहीं की मानी जाती है, तो कोर्ट ने कहा कि हमें इसका जो कॉर्पोरेट वेल है, ये लिफ्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन उसका मैनेजमेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली जो डायरेक्टर्स है, उनकी लॉयल्टी जर्मनी की तरफ होगी, और जर्मनी के साथ डील करना एक तरीके से इक्वल होगा इस कंपनी के साथ डील करना, और हमें उसको अभी कोई बेनिफिट नहीं देना है। तो अगर एनिमी कैरेक्टर है कंपनी का, तो ये ध्यान देना जरूरी है कि, क्योंकि इन्होंने रीजन भी देखो आगे लिखा है कि अनलाइक अ नेचुरल पर्सन, कंपनी का कोई माइंड और कंसाइंस नहीं है। तो कंपनी खुद से कभी किसी की दोस्त या दुश्मन नहीं बन सकती।
It is, however, it may be, however, characterized as an enemy company. The affairs are under the control of people of an enemy country. For this purpose, the court may examine the character of the persons who are really at the helm of the affairs of the company. तो कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, ये जानना कई बार बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए कोर्ट जो है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करती है। सेकेंड वाले केस में है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। यहाँ पर जो केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ये जुगीलाल वर्सेस सीआईटी, इसका पूरा नाम जुगीलाल कमलपट वर्सेस सीआईटी था। इसमें और नीचे जो ये दिनशॉ मानकजी पेटेट का केस, ये दोनों में से आप कोई भी एक याद कर सकते हैं। बेसिकली पहला केस में तो बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाने का पर्पस यही है कि आप इनकम टैक्स आपको ना देना पड़े एज अ पर्सन, तो भाई ये कंपनी जो है वो एक क्लोक है, एक शैम है। कोर्ट उसकी प्रेजेंस को डिसरिगार्ड करते हुए आपको बोलेगी कि भाई ये कंपनी के पैसे नहीं है, आपके पैसे हैं और आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन था ये दिनशा मानकजी पेटेट वाला केस। यहां पर थर्ड लाइन से देखिएगा, एसएससी अर्नड ह्यूज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। एसएससी कौन होता है? जो टैक्स पे करता है या जिसको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। अब ये जो एसएससी है, इसने बहुत ज्यादा इनकम इसकी थी डिविडेंड से और इंटरेस्ट से। अब मान लीजिए हम एक एसएससी का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से देयर इज मिस्टर ए, ठीक है। उनके पास 50,000, 50,000 रुपए इंटरेस्ट और डिविडेंड से आता है, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट के लिए 80 कर देती हूँ ताकि ये कंपनीज में डिवाइड हो सके, ठीक है। 80,000 जो है इनके पास डिविडेंड और इंटरेस्ट से आता है। अब इसके ऊपर क्या मिस्टर ए को टैक्स देना पड़ेगा? यस, देना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी इनकम है। हम इनकम, जो भी हमारी इनकम होती है, ना सिर्फ सैलरी बट जो हमारी अदर इनकम होती है, उसको भी हमें टैक्स पे करना होता है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 10% का टैक्स रेट चल रहा है, ठीक है, 1 मिनट के लिए, हालांकि इससे हायर ही होगा जब कभी होगा हुआ, बट मान लेते हैं 10% का। सो दैट मीन्स ही इज सपोज टू पे 8,000 एज टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो आउट ऑफ हिज डिविडेंड इनकम ऑफ 80,000, 8,000 goes to the government as tax. Okay, he is not happy. So what he does is he tries to divert his funds to avoid taxes. Now let us see how he does that. इन्होंने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई और इस तरीके से बनाई कि भाई इन चारों कंपनीज को ये 20-20 हजार का प्रॉफिट मिल जाए, जहां से भी पैसा आना है। उन कंपनीज को इन्होंने बोल दिया कि सर आप पैसा ना मुझे देने की बजाय डायरेक्ट इन कंपनीज के नाम पे डाल दो, ठीक है। इन कंपनियों को दे दो, मुझे नहीं देना ये पैसा, मेरी जगह पे इनको दे दो। तो देने वाली कंपनी को तो कोई दिक्कत नहीं है, शेयर आप ले रहे हो, डिविडेंड कह रहे हो किसी और की जेब में डाल दो। तो उस टाइम ये दिक्कत नहीं थी, तो इन कंपनीज के पॉकेट में वो डिविडेंड चला गया, जिससे इसकी इनकम में 80,000 शो नहीं हुआ और उनकी इनकम में खाली 2020 हो गया। तो सबका बट गया ना, तो वो भी टैक्सेबल नहीं हुआ। अब बात आई कि ये जो इसने करा, इससे अब पी से वापस भी तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अपनी जेब में पैसा भी तो आना चाहिए, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में चले गए। तो कंपनी से इसने क्या करा, सभी कंपनी से 20-20 हजार का लोन ले लिया। तो जो इधर से 20 हजार आए थे, वो वापस से पी की तरफ से, क्यू की तरफ से, आर की तरफ से, एस की तरफ से 20 हजार का लोन बन के ए के पास वापस आ गए, ठीक है जी। लोन पे आप क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, ठीक है। तो भाई साहब ने लोन भी ऐसे शेड्यूल करा कि जो इंटरेस्ट है वो होता है आपका टैक्स फ्री, यानी उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। रादर कई बार तो रिबेट भी मिलती है, कई बार उस पर उसकी वजह से टैक्स में छूट भी मिल जाती है। तो जहां उसका 8,000 टैक्स बच रहा था, एक तो उसने वो बचा लिया। दूसरा, मान लीजिए उसको लोन पे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसकी भी डिडक्शन उसने क्लेम कर दी। यानी अपनी टोटल इनकम में से वो, मान लो उसको 2,000 का इंटरेस्ट पड़ा, ठीक है, मान लेते हैं अभी 2 मिनट के लिए, इन चारों कंपनीज को उसने 2,000 का इंटरेस्ट दिया, तो वो अपनी नॉर्मल इनकम से बल्कि उसको भी कम करा लिया। तो जो ओरिजिनल, मान लीजिए अगर उसकी इनकम 1 लाख थी जिसमें ये 8,000 रुपए जुड़ रहे थे, उस 1 लाख में पहले क्या हो रहा था, 1 लाख पे उसको टैक्स लग रहा था 10% और डिविडेंड पे उसको टैक्स पड़ रहा था 8, ये 8,000।
तो पहले उसका टैक्स लायबिलिटी बन रही थी लगभग 18,000। अब क्या कर लिया उसने, 1 लाख में से 2,000 माइनस करके 98,000 बना लिया अपने उसको, और उसके ऊपर उसने 10% दिया, दैट इज ओनली 9,800। आप समझ रहे हो? सो ही जस्ट रिड्यूस्ड हिज टैक्स लाइबिलिटी। आई एम रिपीटिंग दिस केस क्विकली अगेन फॉर योर रेफरेंस। There is a person who is getting dividend income of 80,000 from four companies, from various companies for dividend and interest. To avoid that, because he has to pay tax on this dividend, assuming 10%, 8,000 goes out as tax in addition to the tax on, let us say, 1 lakh, which was his other income. तो 10,000 अदर इनकम पे और 8,000 इस पे, 18,000 का वो टैक्स पे कर रहा था। तो उसने कहा इससे बचने के लिए मैं 4 कंपनीज खोल लेता हूँ। जब उसने 4 कंपनीज खोली, तो अपने जो उसके वो लोग थे जो उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट देते थे, उनको बोला, उन कंपनीज को बोला कि आप डायरेक्टली PQRS के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर दो और डिवाइड बाय 4। राइट, डिवाइड बाय 4 मीन्स 20-20 हजार का सबको पैसा दे दिया। फिर उन्हीं कंपनी से इसने बुक एंट्री के तौर पर प्रिटेंडेड लोन वो दिखाया कि भाई P से 20,000 मेरे पास आया एज लोन, Q से 20,000 आया एज लोन, एंड सो ऑन। So what happened was that this 80,000 was first of all not shown in his books of accounts as income, so he saved tax on that. Secondly, he molded the interest on the loan in such a manner that that interest was also allowed as a deduction from his total income. So if his other total income was 1 lakh, 2,000 of interest was deducted from 1 lakh, so that he now had to pay tax only on 98,000. Am I clear? Is the case clear? Yes, ma'am. सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज दैट जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उन्होंने देखा कि भाई पहले तो यहाँ से बहुत टैक्सेबल इनकम पे टैक्स आ रहा था, जो अचानक से इतना रिड्यूस हो गया। तो ये देखा गया कि वो पैसा तो अब इनके अकाउंट में आ नहीं रहा। तो कोर्ट ने इनको बोला कि भाई पैसा आपके अकाउंट में ऐसे नहीं आ रहा तो वैसे आ रहा है, ये कंपनीज के पास जा रहा है, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि सर ये कंपनी और मैं तो अलग हैं, हालांकि मैं उसमें मेंबर हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें यही मेंबर थे और बाकी एक एक शेयर इन्होंने अपने रिलेटिव्स को दे दिया था। तो जब CIT ने बोला कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि ये कंपनी का मैटर है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कोर्ट्स ने इन कंपनीज की, PQRS की एंटिटी की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करा और कहा कि दीज आर जस्ट शैम ओनली टू evade taxes. So we will disregard their existence and they have been formed only for the purpose of evasion of taxes. So Mr. A has to pay the money. एक बार दिनशॉ वाला केस पढ़ के देखिए, लैंग्वेज थोड़ी समझ में आ रही है, इसमें फैक्ट्स नहीं है, वो मैं फैक्ट्स आपको अलग से भेज दूंगी। जो लिखा है वो समझ में आ रहा है वो चेक कीजिए। आई होप द केस इज क्लियर, जो लिखा है वो क्लियर है। चलूं आगे? Yes, ma'am. ओके। जो मैं आपको मैटर मैटर भेजूंगी उसमें इंटरेस्ट वगैरह की कहानी नहीं है, और फैक्ट्स भी थोड़े श्रंक किए हैं बेस्ड ऑन फाउंडेशन लेवल, तो आप उतना ही कर लीजिएगा जितना उसमें लिखा हो। बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन में उस हिसाब से भी मॉडिफिकेशन आ सकती है। नाउ कमिंग टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें भी ऐसा ही हुआ था। इसमें जो कंपनी थी उसके पास, उसने बहुत अच्छा अपना बिजनेस शुरू करा और अपने वर्कर्स को बोला कि भाई आप लोग ना बहुत मेहनत करो, ओवर टाइम करो, और जब हमारी कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तो हम आपको बोनस देंगे। ठीक है? तो वर्कर्स ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से उसको प्रॉफिट दिलवाया, और जब बोनस देने की बारी आई उससे पहले ही कंपनी ने एक और अपनी कंपनी खोल ली। लेटर से ये कंपनी ए थी, तो उन्होंने एक सब्सिडरी खोल ली अपनी बी। ठीक है? और जो अब बी खोलेंगे तो उसको कैपिटल वगैरह भी देना पड़ेगा। तो इन्होंने अपना पैसा वगैरह यहाँ पर काफी सारा इन्वेस्ट करा, और वर्कर्स को बोल दिया भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है क्योंकि हमने ये नई सब्सिडरी खोली है,
और अभी हम आपको बोनस नहीं दे सकते। बोनस जो है, इन सम सर्कमस्टांसेस सॉरी, it's a legal obligation. Taken rather in most of the circumstances, it is a legal obligation. I'm not touching the new code of wages जो भी आया है, but as far as payment of bonus act is concerned, certain companies have to pay it as a legal mandate. तो अब उन्होंने क्या करा है, बेसिकली अपनी लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी को एज अ डिवाइस यूज करा था, ताकि उनको या तो देना ना पड़े या बहुत कम पैसा देना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट का ये केस है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, नाम इसका पूरा, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अदर। अब भावनगर भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भाव है तो आपको याद रहेगा। बाकी आप पूरा याद करेंगे उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि बस यहाँ पर वर्कमैन है, बाकी कंपनी का ही नाम है वर्कमैन एम्प्लॉयड। बाकी ये एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। तो ये बस पहले वर्कमैन का आपको नाम लिखना है, दैट्स द ओनली थिंग। यू कैन रीड द टेक्स्ट ऑफ पॉइंट नंबर 3 ऑल्सो, इफ एनी डाउट वी कैन डिस्कस। मैम बट लाइक अगर उन्होंने सब्सिडियरी कंपनी खोली है तो फिर लाइक वो तो रियल ट्रांजैक्शन ही हुई, फिर वो एंड वैलिड ट्रांजैक्शन ही है। वो खोली थी, लेकिन वो इसीलिए खोली थी कि वो पैसा वहां डाइवर्ट हो जाए और उनको देना ना पड़े। दे नेवर हैड टू, इनफैक्ट मतलब उनको ऐसा नहीं था कि खोलनी ही थी। वो खोली इसीलिए कि लोगों को ये लगे कि हाँ पैसा वहां चला गया तो अब इनके पास पैसा नहीं है। ओके मैम। अगर जेन्युइन होता उस कंपनी को खोलना और वहां पर मनी इन्वेस्ट करना तो कोर्ट कुछ नहीं कहती। भाई अगर जेन्युइन होता है उसमें भी, लेकिन बोनस एक्ट में अपनी जो वो होती है, एक सेकंड, बोनस एक्ट के अपने एक्सेप्शंस होती हैं। बोनस एक्ट में भी ऐसा नहीं, क्योंकि बोनस एक लीगल ऑब्लिगेशन है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में। उसमें कंपनी का अगर मान लीजिए इससे अवेलेबल सरप्लस निकाला जाता है, फिर एलोकेबल सरप्लस निकाला जाता है, तो उसमें अगर कंपनी इन ट्रू सेंस अगर इन अनेबल टू पे भी होती है, तो वो फ्यूचर ईयर्स में वो कमिट करती है कि भाई ओके, उसमें फ्यूचर ईयर में वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जब इंटेंशन ही ना हो, तो फिर बंदा डाइवर्ट करने की जो कोशिश करता है, वो इस केस में क्लियर आ रही थी। उन केसेस में फिर वो इंटेंशन नहीं आती ना कि मैं इसको अगले साल भी नहीं दूंगी। ये तो उन्होंने इस तरीके से जानबूझ के प्लान करा कि अगले साल के लिए भी बच जाओ और आगे के लिए हमेशा के लिए बच जाओ उस पैसे से। ठीक है। ये ये इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, आप आराम से इसको पढ़ना, ठीक है। ये अभी मैं नहीं ले रही, बस इसमें बस ये लाइन देखिएगा, द न्यू कंपनी सो फॉर्म्ड हैड नो एसेट्स ऑफ इट्स ओन एक्सेप्ट दोज ट्रांसफर्ड बाय द प्रिंसिपल कंपनी, no business or income of its own except receiving dividends on share transferred by the principal company, serving no purpose except to reduce the gross profit of the principal company so as to reduce the amount paid। देखिए, ठीक है, ये जो आपकी डाउट थी उसका सारा है इसमें। ठीक है। बाकी जो मैंने बोला है वो मैंने यस। बहुत श्रिंक करके बोला, इन्होंने इसमें फैक्ट ज्यादा दे रखे हैं, वो आपकी चॉइस है, बट अगर आप उतना भी लिखते हैं जितना मैंने बोला है उससे काम चल जाएगा। ठीक है। ये केस एक्चुअली बहुत लंबा था, वॉज रनिंग इनटू पेजेस, सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। फिलहाल आप अगर ये डिसीजन भी कोट करते हो ना अपने रिजल्ट एग्जाम में, देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली फाइन। नाउ कम्स फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। अब कई बार क्या होता है कि पड़ोसी के घर में शादी हो और हमारी 2 दिन पहले लड़ाई हो जाए, तो खाना भी खाना है और लड़ाई भी मेंटेन करनी है। तो क्या करेंगे, बच्चे को भेजेंगे, बेटा तू चला जाओ खा के आ जाओ और हमारे लिए भी ले आ। तो यही सिचुएशन यहाँ पर है। अब यहां पर क्या हुआ है कि कंपनीज एक्ट में, मान लीजिए एक कंपनी है ए, ठीक है, उस कंपनी को कुछ पर्टिकुलर चीज परमिटेड नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, देयर इज अ प्रोहिबिशन कि ए कंपनी को ये चीज परमिटेड नहीं है। मान लीजिए ए कंपनी 15 साल पुरानी कंपनी है और अभी अभी कोई स्कीम लॉन्च हुई है इसी सेक्टर में, इसको मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही है। तो मान लीजिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक स्कीम लॉन्च हुई है फ्रेशर्स के लिए कि भाई पहले 2 साल जिनको हुए हैं उनके लिए हम कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। अब ये तो 15 साल वाली कंपनी है, इसको तो सब्सिडी मिलेगी नहीं, पर ये उसका बेनिफिट उठाना चाह रही है। तो इसने क्या करा, अपनी एक सब्सिडरी खोल ली बी,
और उसको बोला भाई तू लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दे, ठीक है, द मोमेंट यू गेट द लाइसेंस गिव इट टू मी, आई यूटिलाइज इट फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो एंड माई बेनिफिट, एंड इन एनी केस यू आर इन एनी केस ओनली एन एंटिटी फॉर एप्लीकेशन। ये पर्पस था। सो यहाँ पर देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू obtain लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल्स, कुड नॉट डू सो इफ इट अप्लाइड इन इट्स ओन नेम। सो उसने एक सब्सिडरी फॉर्म करी और एप्लीकेशन नेम ऑफ सब्सिडरी में लगाई। व्हीकल्स वर टू बी ट्रांसफर टू द सब्सिडरी कंपनी, भाई इस पर्पस के लिए लाइसेंस लेंगे तो यहाँ ट्रांसफर करने पड़ेगा। तो यहाँ पर पेरेंट एंड सब्सिडरी दोनों एक कमर्शियल यूनिट माने गए, इनको सेपरेट एंटिटी नहीं माना गया। तो कोर्ट ने बोला कि बी तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि बी जो है ए ने सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाई है, और ए जो है क्योंकि बी के पीछे है, वी हैव टू लिव द कॉर्पोरेट वेल ऑफ बी एंड टू सी हु इज इन द ओनरशिप ऑफ बी एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस। So it was found that basically the owners of A only were the owners of B, and the purpose was only to divert this, again legal term, whereby A could not have otherwise applied for a license. इसके ऊपर जो कमेंट्री लिखी है पॉइंट 4 की, वो एक बार रीड कीजिए, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। केस के ऊपर जो लिखा है, केस का नाम मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। यू कैन रीड द फुल पॉइंट 4 एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट। क्लियर है केस, चले आगे। यस क्लियर। मैम। इसके जैसे बहुत सारे केसेस हैं, बट हमारे मॉड्यूल में भी एक ही है, बट काफी सिमिलर केसेस हैं, बट सब में यही है बेसिकली। इसमें बस जो बेनिफिट आपकी जो कंपनी है, प्रिंसिपल कंपनी लेना चाह रही है, ले नहीं पा रही है, इसके लिए वो सब्सिडी खोल रही है। तो सब्सिडी की एग्जिस्टेंस पे कई बार सवाल उठे थे, जिसमें इस तरह के केसेस आए थे। नाउ हेयर देयर इज अ केस गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न। इसमें बेसिकली देर वॉज अ मैटर इन विच, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल स्ट्रेट अवे। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मान लीजिए मैं आपके कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है, और जब मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे आपने बोला कि आप जो है कभी भी, मान लीजिए मैं ए हूँ और आपकी कंपनी का नाम बी है, मैं आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, और आपने मुझे ये जब हायर करा तो आपने ये बोला कि आप कभी भी जब भी हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे, तो आप हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। यानी आप ये नहीं कि जैसे मान लो मैं आईटी पर्सन हूँ और आपकी भी आईटी कंपनी है, तो बहुत इजी होता है उन कंपनीज में कि आपके क्लाइंट्स को मैं बाद में बोल दूं आपकी कंपनी छोड़ने के बाद कि भाई ये जो काम करवा रहे हैं ये मैं भी कर दूंगी, वहां भी मैं ही करती थी, मैं बल्कि सस्ते में कर दूंगी। तो इस तरह का काम मुझे नहीं करना है। ये बात आपने मुझसे शुरू में ही लिखवा ली थी जब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट करा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो HORNE होन था, उसने जब गिलफोर्ड मोटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, बाद में ये इसने जॉब छोड़ दी और इसने बना ली एक कंपनी। मान लीजिए वो कंपनी का नाम है पी लिमिटेड। उसमें इसने मेजॉरिटी शेयर खुद लिए, वाइफ को और सर्वेंट को दिलवा दिए, और इस कंपनी को बोला कि जाओ बेटा इसके क्लाइंट्स को सॉलिसिट करो। तो यहां पर अब जब ये कंपनी है, इन्होंने जब केस करा पी के ऊपर कि भाई आप हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट कर रहे हो, अ, और ये काम हमें मालूम है कि ए करवा रहा है, तो उन्होंने एक इंजंक्शन ऑर्डर क्लेम करा कोर्ट से। उन्होंने ये कहा कि भाई ए ने क्योंकि अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, तो वी वुड सजेस्ट दैट आप इसको मतलब ये रिक्वेस्ट की कोर्ट उसको रोके। तो यहां पर अगेन ए ने बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, पी कर रही है, पी सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कोर्ट ने अगेन सेम स्टोरी लगाई कि पी की एग्जिस्टेंस को हमें डिसरिगार्ड करना होगा, और अल्टीमेटली ए को उन्होंने, यानी यहाँ इस केस में HORNE होन को जो है रिस्ट्रेन करा कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई केस ऐसा लग रहा है जो मुझे रिपीट करना है तो मुझे बता। मैम एक बार यही वाला केस फिर से रिपीट कर दो।
इस केस में मैंने आपके साथ, जब मैंने आपके यहाँ अंदर जॉब करी, तो मैंने इनिशियली ही जॉब एक्सेप्ट करते टाइम ये कहा कि कभी भी मैं जॉब छोड़ने के बाद आपके कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूंगी। कुछ टाइम जॉब करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। और क्योंकि क्लाइंट्स मुझे बनाने थे, तो मैंने उसको उनको और सॉलिसिट भी करना था, मेरे माइंड में ये था कि मैं तो करूंगी। तो मैंने खुद से ना करके कंपनी बना दी। उसमें मेजॉरिटी शेयर्स मेरे ही थे, प्लस इस केस में क्योंकि मेल था तो उसकी वाइफ के और उसके सर्वेंट के थे। और उस कंपनी ने फिर कस्टमर को सॉलिसिट करना शुरू करा, उनको स्कीम्स वगैरह भेजनी शुरू करी। जिससे जो आपकी कंपनी है वो कोर्ट में चली गई कि भाई ये देखो, ये बोल के गई थी कि कस्टमर सॉलिसिट नहीं करेंगे, बट ये फिर भी कर रही हैं, इनको रिस्ट्रेन किया जाए। तो कोर्ट ने जब मुझे नोटिस भेजा, तो मैंने यही रिप्लाई दिया कि मैं नहीं कुछ कर रही, इट इज अ कंपनी विच इज डूइंग, एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आई एम ओनली शेयर होल्डर इन दैट। Then, in that case, the court said that we have to disregard the existence of that company which is soliciting, and we have to see who is the owner behind it and what is the purpose of that owner. So, again, it was found that the owner was the same person who had agreed not to solicit, and the purpose of that person was to solicit the customers only through this instrumentality of the company. So then the existence of company was disregarded and I was restrained from doing so. And also I was made to pay damages to you or company for any losses which you had incurred. Now it is clear? Yes, ma'am. Okay.